गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है। अमीर बिजली कवि तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कवि के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली कवि फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कवि के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा खानी है, मुझे पहले उन्हें देने दो। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे थोड़ी सी रोटी और दाल दे दें। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लगता है। बच्चों चुप कर जाओ, आपके पिता थोड़ी देर में राशन ले आएंगे, मैं आपको भोजन बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख से मचलता हुआ देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू, जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो, बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू, इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं, ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ। अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे, उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा।
जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं। तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है। मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चल, तुझे जेल में बंद करता हूँ। पुलिस वाले का ये व्यवहार देखकर चंदू चिड़ा डर जाता है और उसने जो थोड़े से पैसे कमाए थे वो भी कौवे को दे देता है और फिर अपना ठेला लिए वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया के घर में तो छत टपक रही थी और पानी घर के अंदर आ रहा था। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कौवा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर में भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था, अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल, मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, बाबा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो, आप सब मेरे साथ चलो। जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था, मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है। हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना लें। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा, हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे। अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी लकड़ियाँ महंगे दामों में बिकती हैं। अब वो परिवार बहुत मेहनत करने लगा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंदू चिड़ा अपने रहने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनकी जिंदगी में भी खुशी के दिन आ गए थे। उनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं थी। चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।
अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कौवा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। हो, बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वह आती है। कपो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो। भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कपों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कपी और बादल कपा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काते बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो कपी एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कौवे छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है? हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मोसू से पूछ लो, वो सब बताएगा।
बादल कपे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कपे से कहती है, कपे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे? मौसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कपे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहां आती है। कपो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कपों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कपे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कपो, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कपे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कपे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कपे तो उठ जाते हैं और मौसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मौसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कपे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मौसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कपो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था, उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है, साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे। लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कपो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कपे पत्थर की मूर्त बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कपे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कपों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। किकी, किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तोते भैया, पता नहीं मेरा किकी कहाँ चला गया। रात तो वो मेरे साथ ही सोया था, जब मैं सुबह उठी तो वो घोंसले में नहीं था। अरे डरो नहीं बबली बहन, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर कबूतरी के बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। चलो पक्षियों, हमें लगता है कि अब हमें महारानी चील की मदद ले लेनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मिलकर महारानी चील के पास जाते हैं और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ,
इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा कीकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि कीकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा कीकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा कीकी। चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे कीकी को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं। इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को परेशान देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चील महारानी, आप सच में बहुत अच्छी रानी हैं। तुम पक्षियों को शायद पता नहीं कि कोई है जो इस पत्थर को पाने में लगा हुआ है। बिजली, ये चील महारानी बहुत चालाक है। जो इसके पास नीला पत्थर है वो मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है। उसे ये बात मालूम है, इसीलिए तो उसने अपने जंगल के पक्षियों को समझाया हुआ है कि कितनी भी मुश्किल पड़ने पर वो पक्षी उस नीले पत्थर की बात नहीं करते। लेकिन पति जी, आप उस पत्थर को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कोशिश करते हुए नहीं देखा। तुम चिंता नहीं करो बिजली, इस बार तो मैं उस नीले पत्थर को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक मानो चिड़िया उस महारानी चील के जंगल में आती है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऐसे चिल्लाती हुई पूरे जंगल में उड़ रही थी। अरे, ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चिल्ला रही है? तभी मानो चिड़िया नीचे आती है। चिड़िया बहन, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? कबूतरी बहन, मेरा नाम मानो चिड़िया है और मैं अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज दोपहर वो मेरे साथ भोजन लेने निकले थे, तभी एक काला बाज हम दोनों का पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला कि वो कालाबाज इसी जंगल में रहता है। क्या कालाबाज? हाँ, वो तो हमारे जंगल में ही रहता है। चलो चिड़िया बहन, हम वहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे वहीं हुए तो हम उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी काले बाज के घोंसले पर जाते हैं। अरे, यहाँ तो काला बाज नहीं है। क्या कबूतरी बहन, अगर वो बाज यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों को ले क्या होगा? ये कहते हुए मानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया बहन, डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आज ही वापस मिलेंगे। चलो पक्षियों, हम सब चील महारानी के पास चलते हैं। अब सभी पक्षी चील महारानी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चील महारानी, इस काले बाज को तो हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप अभी उस नीले पत्थर। तोते, खामोश। चील महारानी तोते को चुप करवा देती है। क्या हुआ चील महारानी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? चिड़िया, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढती हूँ। बबली कबूतरी, जब तक चिड़िया के बच्चों का पता नहीं चल जाता, ये तुम्हारे घोंसले में ही रहेगी। ये कहते हुए चील महारानी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। पक्षियों, आपकी महारानी को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आई। मुझे तो लगा था जब उसे पता चलेगा कि उसके जंगल के काले बाज ने ये सब कुछ किया है, वो कुछ भी करेगी मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन शायद मुझे अब मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। लगता
है पक्षियों, हमें ही अब कुछ करना होगा। उल्लू सिपाही वहीं खड़ा हुआ था। उल्लू यार, महारानी चील तो बच्चों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे इस बेचारी चिड़िया की तरफ ही देखो, बेचारी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद अभी करनी होगी। तुम जाओ और चुपचाप उस नीले पत्थर को लेकर बागीचे में आ जाना। क्या हम महारानी चील को धोखा देंगे? हाँ उल्लू यार, हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस समय इस चिड़िया का अपने बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। फिर सभी पक्षी मिलकर उल्लू सिपाही को राजी कर लेते हैं। रात को जब महारानी चील सो रही थी तो उल्लू सिपाही चुपके से गुफा के अंदर जाता है और चुपचाप उस नीले पत्थर को उठा कर ले जाता है। चील महारानी, मुझे माफ करना, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। फिर उल्लू सिपाही वो पत्थर लेकर बागीचे में जाता है जहाँ पहले ही सारे पक्षी जमा हुए थे। वो देखो, उल्लू पत्थर ले आया। चिड़िया, अब चिंता नहीं करो, तुम्हारे बच्चों का पता चल जाएगा। ये सुनते ही चिड़िया सभी पक्षियों की ओर देखने लगती है और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उल्लू उस पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर। अभी उसने इतना कहा ही था कि उड़ते हुए तेजी से बादल कौवा आता है और उस पत्थर को चुरा कर ले जाता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे कौवे, इस पत्थर से दूर रहो। अरे पक्षियों, मैं कोई पागल हूँ जो इस पत्थर को दूर रखूंगा? इस पत्थर को पाने के लिए ही तो मैंने ये सब चाल चली थी। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे उसे ढूंढना है। कौवे की ये बातें सुनकर सभी पक्षी मानो चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत मायूसी दिखाई दे रही थी। चिड़िया, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी वजह से हमने अपनी चील महारानी को धोखा दिया और तुम हमारे साथ ही ये सब कर रही थी। तभी बादल कौवा वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चिड़िया, तुम अब हमें ये अपने झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तभी चील महारानी भी वहाँ आ जाती है। चील महारानी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमारी गलती की वजह से वो जादुई नीला पत्थर वो कौवा ले गया। मैं इसीलिए तो तुम सब पक्षियों से कहती थी कि उस पत्थर के बारे में बात ना करो। अब देखा ना, वो गलत पंखों में चला गया है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, मैंने आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस सब में मेरी मजबूरी थी। कौवों ने मिलकर उस काले बाज के साथ मेरे बच्चों को कैद कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो पत्थर हासिल करने में उनकी मदद ना की तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मानो चिड़िया की असली परेशानी सुनकर चील महारानी भी हैरान हो जाती है। तुम सब पक्षियों को अपने किए का पछतावा है और मानो चिड़िया, तुम्हें भी अपने किए का पछतावा है। तुम सब पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी पक्षी चील महारानी के साथ उसी गुफा में जाते हैं। चील महारानी उन्हें गुफा के अंदर एक नई गुफा में ले जाती है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक और नीला पत्थर था। अरे ये नीला पत्थर यहाँ कैसे? महारानी, वो नीला पत्थर तो मैं ही लेकर गया था ना। पक्षियों, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और हमेशा आगे चलकर ही सोचती हूँ। जिस दिन मानो चिड़िया इस जंगल में आई थी, मैंने उसी दिन ये नीला पत्थर यहाँ रख दिया था और इसकी जगह एक नकली पत्थर वहाँ रख दिया था। मतलब यही असली जादुई पत्थर है। हाँ बबली कबूतरी। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। ए जादुई नीले पत्थर, मानो चिड़िया के बच्चे जहाँ भी है उन्हें यहाँ ले आओ। चील महारानी के इतना कहते ही वो पत्थर चमक उठता है और उसमें से दो प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है।
मेरे बच्चे। मानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर वो कौवे पत्थर को पाकर बहुत खुश हो रहे थे। बिजली, अब हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। बादल जी, जल्दी से इस पत्थर से मांगिए मेरे लिए ढेर सारा सोना और मुझे इस जंगल की महारानी बना दो। हाँ हाँ बिजली, मांगता हूँ। फिर बादल कौवा उस पत्थर से कहता है, ए जादुई पत्थर, जल्दी से मुझे इस जंगल का राजा और मेरी पत्नी को रानी बना दो। लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। बादल कौवे के बार बार कहने पर भी कोई जादू नहीं होता। लगता है बादल जी, उन पक्षियों ने हमें उल्लू बनाया है। क्या बिजली, हम उल्लू बन गए? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है। न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को देखना चाहिए। हाँ मीना, लेकिन इतनी तेज आंधी में हम लोग उड़ नहीं सकते। उधर मानो चिड़िया एक पेड़ की ऊंची डाली पर आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये इतनी तेज आंधी में कहीं घर न गिर जाए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दोनों बच्चे डर रहे होंगे। इतनी तेज आंधी से अगर घर गिर गया और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। हाँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। मानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मानो चिड़िया आंधी के झोंके में आकर एक कांटेदार पेड़ में फंस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मीना, आंधी थोड़ी कम हो गई है, मैं जाकर माँ को देखता हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जंगल के रास्ते में एक बार देखकर आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले मत जाइए, जंगल में खतरा भी हो सकता है। माँ कहती है कि बारिश में शिकारी पक्षी घूमते हैं और वो छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। नहीं मीना, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर मीना का भाई वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। वो कई जगह ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो थक हार कर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं माँ को काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, माँ तो अभी तक कहीं नहीं मिली। घर पर मीना भी परेशान होगी। मुझे जल्दी माँ को ढूंढना होगा, नहीं तो मीना भी घर से कहीं बाहर न चली जाए। इस समय तो जंगल में काफी खतरा है, अगर मीना बाहर गई तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर माँ घर लौट आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे उसके पास जाना होगा। ये भैया भी कहाँ रह गया है? काफी देर हो गई है, आखिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। एक बार मैं बिजली आंटी के पास जाकर पूछती हूँ, उनका घोंसला तो मेरे घर के पास ही है। फिर मीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो बिजली कपी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल जी उठो, देखो ये इतनी बारिश में घर का दरवाजा कौन बजा रहा है? अरे पत्नी जी, आप तो मुझे सही से सोने भी नहीं देती। इतनी बारिश में कौन आ सकता है? तुम ही देखो जाकर, मुझे सोने दो। आलसी कहीं का, अब मुझे ही जाना होगा। फिर बिजली कपी दरवाजा खोलती है। बिजली आंटी, मामा नानी के जंगल गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी। क्या वो आपके पास आई थी? अरे नाना मीना, वो यहाँ नहीं आई। तुझे मेरा घर ही मिला था। मैंने क्या तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी ले रखी है जो इतनी बारिश में मुझे परेशान करने आ गई? मुझे माफ कर दीजिए बिजली आंटी, भैया भी माँ को ढूंढने निकला है। घर में अकेली थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए
आपके पास चली आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से और सोने दो हमें। फिर मीना चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। उधर मुन्ना घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी नजर कुछ झाड़ियों पर जाती है। उसे झाड़ियों में कुछ पीले रंग के पंख नजर आते हैं। जब मुन्ना उस कांटेदार झाड़ियों के पास जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे और मीना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं अब अकेला कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा? माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊँ मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा, तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना, उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काली कप्पी, छोड़ दो, ये आम मैंने पहले देखा था। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मेरी तो कई दिनों से इस आम पर नजर थी। अब ये आम पक गया तो आ गए अपना मुंह उठाकर। लेकिन कप्पी, मैंने अपनी चोंच से इस आम का रस चखा था। अब ये आम मेरा है। हाय राम, मेरे आम को तुमने अपनी चोंच से खराब कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बिजली कप्पी और चीकू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो आम टूटता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो दोनों जल्दी से आम के पास जाते हैं, लेकिन आम तो सीधा नीचे चिड़िया के सामने आकर गिरा था, जो अपने पति के साथ अपने बच्चों को लिए दाना ढूंढने आई हुई थी। अरे तोते भैया और कप्पी बहन, ये सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों?